निशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। होता भी क्यों नहीं। साधारण परिवार में जन्मी पली वह अचानक हाई सोसाइटी में जो जा पहुंची थी, उसकी इस उछाल के पीछे भी एक कहानी है। बात बस कुछ ही दिनों पुरानी है। एक दिन निशा के पिता घनश्याम दास को, जो इन दिनों एक स्कूल में प्रिंसिपल है, की मुलाकात अपने स्कूल के दिनों के साथी धर्मेंद्र सिंह से अचानक हो गई। दोनों मित्र इस मुलाकात से बहुत प्रसन्न हुए। धर्मेंद्र सिंह यद्यपि इन दिनों करोड़ों के कारोबारी थे, पर अभिमान ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया था। दोनों मित्रों के मिलने का सिलसिला चल निकला। धर्मेंद्र सिंह का इकलौता बेटा अनिश हाल ही में विलायत से डॉक्टरी पढ़कर लौटा था और वे उसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे थे। हालांकि अनिश का मन विलायत में ही प्रैक्टिस का था, पर पिता की जिद से लाचार था। एक दिन धर्मेंद्र सिंह घनश्याम के घर आए और निशा को देखकर बहुत खुश हुए। निशा ने संस्कृत साहित्य में एमए किया था। बेहद संस्कारशील, सुंदर व शालीन लड़की थी। इसलिए उन्होंने मित्र घनश्याम से निशा और अनिश की शादी के बारे में बात की। घनश्याम को पहले तो निशा के भाग्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उन्हें डर सताने लगा, क्योंकि अनिस विलायत का पढ़ा लिखा बेहद मॉडर्न लड़का था, जबकि निशा बहुत ही सीधी, सरल व भावुक थी। पर धर्मेंद्र सिंह की जिद के आगे घनश्याम दास की एक न चली और इस तरह से अनिश व निशा की शादी हो गई। निशा अनिश को पाकर निहाल थी, पर अनिश इस विवाह से खुश नहीं था। वैसे उसे निशा की खूबसूरती से इनकार नहीं था, पर वह अपने लिए मॉडर्न लड़की चाहता था। दरअसल विलायत में उसे सुंदरियों के खुलेपन का चस्का लग गया था। अब इस शालीन, संस्कारशील, सल्लज सुंदरी का वह क्या करे। उसे अपने पिता पर क्रोध आता, पर उनकी संपत्ति का लोभ उसे कोई भी कदम उठाने से रोक लेता। विवाह के दूसरे महीने से ही वह निशा से ऊबने लगा। एक दिन सुबह जब निशा उसके लिए चाय लेकर आई, तो वह चीख पड़ा, उफ, रोज रोज वही एक सा चेहरा, वही शरीर। निशा हतप्रत हो उठी। ये क्या कह रहे हैं ये? क्या अपने बेडरूम में वो हर सुबह नया चेहरा देखना चाहते हैं? निशा का मन उलझ गया। लगता है मैं इन्हें पसंद नहीं। मुझे पता करना चाहिए कि इन्हें क्या पसंद है और वैसे ही रहना चाहिए। निशा ने धीरे धीरे आधुनिक रहन सहन अपना लिया। उसकी सुंदरता और भी दमक उठी। फिर भी अनिस का मुंह सीधा नहीं होता था। निशा ने कई बार अनिस से पूछा भी, मुझ में क्या कमी है? आप जैसा चाहते हैं बताएं, मैं वैसे ही बनने का प्रयास करूंगी। पर अनिस चुप रहा। वह कैसे कहे कि अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहता है। रात भर चलने वाली पार्टियां उसे पसंद है। उन पार्टियों में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनसे ज़िंदगी में नवीनता आती है। अनिश अभी तक ऐसी पार्टियों के एक विशेष आयोजन में शिरकत नहीं कर पाया था, जो सिर्फ विवाहित जोड़ों के लिए था। उसने सोचा था विवाह के उपरांत वह अपनी पत्नी के साथ सप्ताहांत में होने वाले इस विशेष आयोजन का मजा लेगा। पर निशा जैसी लड़की कभी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहेगी। मध्य वर्ग की यह संकोची लड़की कहीं उसके पिता से उसकी शिकायत न कर दे। अनिस इसी तनाव से गुजर रहा था, पर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह निशा को उस पार्टी में ले जाएगा, फिर चाहे जो भी हो। आखिर कब तक वह मन मारकर जिएगा। वह शनिवार की शाम थी, जब अनिस ने निशा को एक मॉडर्न ड्रेस दी और तैयार होने को कहा। निशा ने उस ड्रेस को देखते ही कहा, छी, इसमें तो सब कुछ दिखता है। अनिस चिल्लाया, गवार जाहिल औरत, तुम्हें इसी ड्रेस में मेरे साथ पार्टी में चलना पड़ेगा, वरना तुम्हें छोड़ दूंगा। निशा सन्नाटे में आ गई। क्या कह रहे हैं ये? इनके मन में मेरे लिए ऐसे भाव हैं। अपनी पत्नी को अर्धनग्न अवस्था में ये पार्टी में लोगों के सामने ले जाएंगे। क्या इन्हें शर्म नहीं आएगी? शायद हाई सोसाइटी में शर्म के लिए कोई जगह नहीं है। शायद ऐसे ही ड्रेस वहाँ प्रचलित हो, तो क्या बुरा है? जब पति को ही ऐतराज नहीं, तो वह कौन होती है ऐतराज करने वाली? वह संकोच से बोली, पर इस ड्रेस को पहनकर बाहर कैसे निकलूंगी? कहीं पिताजी। ऊपर से शॉल डाल लेना। पार्टी के भीतर जाने से पहले शॉल को कार में छोड़ देंगे। चलो जल्दी करो। अनिस ने हड़बड़ी दिखाई। पार्टी में बड़ी रौनक थी। पारदर्शी लिबासों में हाथों में जाम लिए स्त्रियां खिलखिला रही थीं। निशा को सब कुछ अटपटा लग रहा था, पर क्या करे। अनिस ने उसे भी कुछ पीने को कहा, पर उसने मना कर दिया। अनिस दूसरी औरतों की तरफ बढ़ गया। निशा देख रही थी कि वहाँ पर उपस्थित पुरुष दूसरी स्त्रियों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे और स्त्रियाँ दूसरे पुरुषों में। हे ईश्वर, ये कैसा गोलमाल है। खाने पीने व डांस कर लेने के बाद एक विचित्र बात बजा। सभी जोड़े उत्सुकता से सामने देखने लगे।
अनिश निशा के कान में फुसफुसाया। अब असली मज़े का खेल शुरू होगा। निशा ने देखा, चमकीले बड़े से जार में छोटे छोटे कागज़ की मुड़ी हुई स्लिपें पड़ी है। ये क्या है? निशा उत्सुक थी। इन स्लिपों में यहाँ उपस्थित सभी स्त्रियों के नाम लिखे हैं, अनिश ने खुशी से बताया। क्यों? निशा ने पूछा। यह इस खेल की शुरुआत है। अब एक पुरुष आगे बढ़ेगा और एक स्लिप उठाएगा। उसकी स्लिप में जिस स्त्री का नाम लिखा होगा वह उसकी रात की पार्टनर होगी, अनिश ने उत्साह से बताया। क्या? निशा को शौक लगा। तो यह है मज़ेदार खेल, पत्नियों की अदला बदली। यही है हाई सोसाइटी। और इन्हें देखो, कितनी हसरत से अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे औरत की देह तो कभी मिली ही नहीं हो इन्हें तो। क्या मुझे भी किसी दूसरे पुरुष की? नहीं, यह नहीं हो सकता, कभी नहीं, मरकर भी नहीं। निशा ने अनिस का हाथ पकड़ा। मुझे घर जाना है, अभी इसी वक्त। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनिस उसे रोकता कि वह तेज़ी से बाहर की तरफ भागी। अनिश को मन मारकर उसके पीछे आना पड़ा। कार में बैठते ही अनिश ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ निशा के बाएं गाल में मारा। गवार, मैं जानता था तू ऐसे ही करेगी। सारा मज़ा ख़राब कर दिया। अब तेरे साथ रहना मुश्किल है। मैं जल्दी तुझे तलाक दे दूँगा। घर लौटकर अकेले कमरे में निशा फूट फूट कर रोती रही कि अपने पूरे अस्तित्व को अनिश के चरणों में समर्पित करके भी वह उसे खुश नहीं कर पाई। तो क्या अब उसे वैश्या जैसा बनना होगा? उसके संस्कार, धर्म, परिवार, समाज क्या कभी इस आयातित फैशन को स्वीकार कर सकेंगे? वह सोचती रही, क्या हम पशु हो गए हैं जहाँ स्त्री बस मादा है, पुरुष सिर्फ नर? कैसे कोई बिना मन से जुड़े किसी के साथ देह बांट सकता है? कैसे? क्या हम उसे सुबह होते ही भूल सकते हैं जिसके साथ रात गुजारी हो? मैंने तो पढ़ा है हर स्पर्श आत्मा की किताब में दर्ज हो जाता है और इंसान उसे जीते जी नहीं भूल सकता है। पर हाई सोसाइटी में ऐसी बातें गंवारपन है। क्या भावनाओं का कोई महत्व नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं? अनिस को वह कैसे समझाए? कैसे कहे कि वासना की आग में जितना भी घी डालो वह उतनी ही तेज़ी से भभकती है। इच्छाओं का कहीं कोई अंत नहीं। क्यों पुरुष अलग अलग तरह की स्त्रियों का सुख भोगना चाहता है? क्या सभी स्त्रियां देह के स्तर पर एक सी नहीं है? अलग सा सुख बस दिमाग का फितूर है। निशा यही सब सोचते सोचते जाने कब सो गई। सुबह अनिस जब सामान्य दिखा तो निशा ने उससे बातचीत शुरू की। अनिस बस हाँ हूँ करता रहा। शायद वह निशा को थप्पड़ मारकर डरा हुआ था कि कहीं निशा पिता से यह सब बता न दे। निशा ने उसे अपने अनुकूल समझकर समझाना शुरू कर दिया। समझाने के क्रम में उसने उसे एक कहानी सुनाई। एक राजा था जो बहुत ही अय्याश था। उसके राज्य में जब भी कोई दुल्हन आती तो पहली रात उसे राजा के साथ गुजारनी पड़ती। यह नियम बन चुका था जिसे मानने के लिए प्रजा विवश थी। एक दिन दूसरे राज्य से विवाह कर एक बुद्धिमती लड़की लाई गई। जब उसकी डोली राजमहल की तरफ ले जाई जा रही थी तो उसने इस बात को पूछा। सब कुछ जानकर उसे आघात लगा, पर उसने इसका काट सोच लिया। जब राजमहल के विशेष कक्ष में उसे तैयार किया जा रहा था तो राजा ने अपने विशेष दासी से पूछवाया कि दुल्हन के लिए क्या उपहार भिजवाऊं। दुल्हन ने बस एक खीरा मंगवाया। राजा जब शीशमहल आए तब तक दुल्हन खीरे को छिलवाकर लंबे लंबे टुकड़े करवा लिए थे और हर टुकड़ों को अलग अलग रंग से रंगवा दिया था। किसी को सफ़ेद, किसी को काला, पीला तो किसी को गुलाबी रंग में। ऊपर से नमक व काली मिर्च का छिड़काव था। राजा आए, दुल्हन को देख प्रसन्न हुए। दुल्हन ने उन्हें खीरे के टुकड़े पेश किए। पहले सफ़ेद और प्रश्न किया कैसा लगा, फिर गुलाबी और ये, फिर काला। क्या वैसा ही? राजा हैरान होकर बोले, अरे भाई, खीरे का स्वाद रंग बदलने से अलग कैसे हो जाएगा? सबका स्वाद एक सा ही है। दुल्हन हंसी। ठीक ऐसे ही हर स्त्री का स्वाद एक सा होता है। उसका आनंद प्रेम के कारण मिलता है, स्त्रियां बदलने से नहीं। राजा के ज्ञान के चक्षु खुल गए। वे दुल्हन के कदमों में गिरकर रोने लगे। यह कहानी सुनाकर निशा ने अनिश की ओर देखा तो वह व्यंग से मुस्कुरा रहा था। चुप नहीं रहा गया तो बोल पड़ा, इसी कारण लोग कहते हैं संस्कृत व हिंदी पढ़ी लड़कियां पिछड़े दिमाग की होती है। तुम क्या जानो, परिवर्तन में ही मज़ा है।
एकड़ सतह में नहीं। फिर हफ्ते में एक दिन के बदलाव से तन मन प्रफुल्लित ही रहेगा। पर तुमसे मूर्ख स्त्री इसे क्या समझेगी। अनीस बाहर चला गया और निशा अपने पराजय से हतप्रभ हो उठी। निशा से अनीस निरंतर दूर हो रहा था। अब वह उसके बेडरूम में भी नहीं सोता था। शराब तो खैर वह रोज ही पीता था, पर इधर वह अक्सर रात को भी बाहर रहने लगा था। निशा चिंतित थी, क्या करे, कैसे अपने विवाह को बचाए। कहीं अनीस ने उसे तलाक दे दिया तो वह क्या करेगी, कहाँ जाएगी। बेटी बिहाकर गंगा नहा चुके माता पिता पर बोझ बनना क्या उचित होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना भी क्या आसान है। क्या अनीस की बात मान ले, आखिर उसी के साथ तो जीवन गुजारना है। वह भी देखे क्या उस एडवेंचर को, उस सुख को जिसके लिए अनीस कॉलगर्ल्स के पास भी जाता है। पर शायद दूसरे की पत्नियों से बात उसे वहाँ भी नहीं मिलती। छी, क्या सोच रही है वह। क्या उस पर भी हाई सोसाइटी का असर हो रहा है। तो बुरा क्या है, जब इतनी सारी औरतों को परहेज नहीं, फिर उसे ही क्यों। तो क्या तुम्हारी अपनी कोई सोच नहीं, अस्मिता नहीं, व्यक्तित्व नहीं। क्या तुम भी उन्हीं स्त्रियों सी हो जो पति की इच्छा से बढ़ जाती है, बिक जाती है। क्या इतनी लाचार हो तुम। क्या अपने स्त्रीत्व के साथ हो रहे अन्याय को सह लोगी। छोड़ दो अनीश को। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अनीश मेरा पति है, वह जो चाहेगा मैं करूँगी। निशा अपने अंदर और बाहर की स्त्री की इस टकराहट से हार गई थी। अनीस खुश था। निशा ने उसके सामने आखिर हथियार डाल ही दिए। स्त्री पुरुष के खिलाफ कहाँ जा सकती है। वह अपनी जीत पर मुस्कुराया। फिर वहीं और वैसे ही पार्टी पर निशा अब पहले सी ना थी। वह बेहताशा मुस्कुरा रही थी, बतिया रही थी। पर ज्यों ही उस रात्रि का पार्टनर सामने आया, वह घबरा गई। उसने अनीस की ओर देखा, पर वह अपने पार्टनर के कमर में हाथ डाले अपने कमरे में जा चुका था। निशा को भी अपने पार्टनर के साथ जाना पड़ा। निशा का दिमाग शून्य था। उसकी आंखें जैसे कुछ नहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था वह सपना देख रही हो या फिर नींद में चल रही हो। पहली बार शराब की हल्की चुस्की ली थी, जिसका नशा चढ़ रहा था। क्या हो रहा है उसे, निशा ने सोचना चाहा, पर दिमाग ने कुछ भी सोचने से इनकार कर दिया। कमरे में नाम मात्र की रोशनी थी। पूरा वातावरण नशीला था। निशा ने महसूस किया कोई उसे प्यार से छू रहा है। पर यह क्या, यह छुअन तो उसकी आत्मा को छू रही है। कोई उसे प्यार कर रहा है। यह कैसा प्यार है जो उसके रोम रोम को जगा रहा है। एक अलौकिक सुख। कौन है यह शख्स। वह आंखें खोलकर उसका चेहरा देखना चाहती है, पर कुछ नहीं दिखता। कैसी जगह है जहाँ कुछ दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। यह उसके पति अनीश नहीं, उसका प्रेमी भी नहीं, फिर भी उसे आनंद मिल रहा है। यह पाप है। क्या वह बलात्कार का आनंद ले रही है। पर यह कैसा बलात्कार है जिसमें उसकी देह स्वयं प्रस्तुत है। क्या पराया पुरुष से उसे सुख लेना चाहिए। पराया नहीं, यह पराया पुरुष नहीं, सिर्फ पुरुष है। शायद आदि पुरुष, आदिम स्त्री का अपना पहला पुरुष। अनीस के साथ तो उसे कभी ऐसा नहीं लगा। उसका प्यार, उसका शरीर, उसकी छुअन, उसकी गंध तो कभी इस तरह आत्मा तक नहीं पहुंच सकी। फिर यह कैसे, सिर्फ रात भर का साथी। कल सुबह के साथ ही इस सुख का साथ भी टूट जाएगा। काश इस रात की सुबह नहीं होती। काश यह साथी उसकी हर रात का साथी होता। काश काश। निशा के भीतर की स्त्री, जाने कब की सोई स्त्री, अनजान स्त्री कामिनी, रमणी प्रार्थना करती रही। पर सुबह हो गई। उद्घोषणा होते ही सभी जोड़े हॉल में एकत्र हो गए, अपने अपने जीवन साथी के साथ। रात के साथी को मानो ना पहचानते हुए। सब खुश थे, संतुष्ट थे, सब बाहर निकले। निशा अनीस से आंखें नहीं मिला पा रही थी, पर अनीस बिल्कुल नॉर्मल था। ज्यों ही वे अपनी कार की ओर बढ़े, एक जानी पहचानी सुगंध निशा के करीब आई। किसी ने निशा का हाथ थामा और उसे चूमते हुए कहा, थैंक यू। इस रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, न उस उस्मा सुख को जो आपसे पहली बार मिला। फिर वह झटके से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया, जिसमें उसकी फैशनेबल पत्नी बैठी हुई थी। निशा ने घबराकर अनीस की ओर देखा, जिसका चेहरा जाने क्यों लाल हो रहा था। रास्ते भर अनीस अनमना रहा। क्या इसलिए कि उस अजनबी ने निशा को चूमा था। नहीं, यह तो हाई सोसाइटी के लिए आम बात थी, पर कोई बात अनीस को चुभ रही थी।
ज्यों ही निशा अपने कमरे में पहुंची, अनीस ने पीछे से आकर कमरा बंद कर दिया। निशा ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। अनीस गुस्से में था। क्या बात है? निशा ने पूछा। तुमने उसे किस तरह प्यार किया कि वह कह रहा था कि तुम्हें भूल नहीं पाएगा? वैसे तो बड़ी सती सावित्री बनती हो, पर नया मर्द मिलते ही छिनालपन दिखा गई। अनीस चिल्लाया। क्या बक रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। आपने जो चाहा वह हुआ। निशा ने भी नाराज़गी जताई। अच्छा, बोलने भी लगी। यह चेहरे का चमक क्या बिना कुछ किए ही आ गई? चाल भी बदल गई है। मेरे साथ तो मुर्दों की तरह पड़ी रहती है, और उस साले को ऐसे खुश किया कि वह भूल नहीं पाएगा। मारे गुस्से व जलन के अनीस काँपने लगा था। बंद करिए यह सब, निशा चिल्लाई। चिल्लाती है? कहते हुए अनीस ने निशा के दाएं गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। निशा लड़खड़ा गई। अनीस ने फिर थप्पड़ चलाया ही था कि निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाकर बोली, खबरदार मिस्टर अनीस, अब मेरे पास कोई दूसरा गाल नहीं है। अब अनीस हतप्रभ था, पर उसका पुरुष हार मानने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं ऐसी स्त्री के साथ नहीं रह सकता जो दूसरे मर्दों को सुख देती फिरती हो। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। मैं आपका घर छोड़ने को तैयार हूँ, पर जाने से पहले कुछ सच आपको बता देना चाहती हूँ। मैंने उस पराये पुरुष को सुख दिया हो या ना दिया हो, पर उसने मुझे वह सुख दिया जो आप कभी नहीं दे पाए। दे भी कैसे पाते? गलत आदतों की वजह से आप अपना पुरुष खोजो बैठे हैं। जाइए, जाकर अपना इलाज कराइए। जिस देह को आप चिल्लाते रहे, उसे संतुष्ट करने की काबिलियत आप में ही नहीं थी। वह तो मेरे संस्कार थे कि आपकी कमजोरी सहलाती रही। स्त्री की इसी शालीनता का लाभ आप पुरुष उठाते रहे हैं, वरना स्त्रियां सच बोलने लगे तो आप जैसे मुंह छुपाते फिरे। जाते जाते मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आपके ही कारण मैंने स्त्री होने का मतलब जाना, भले ही एक रात के लिए। आप जिद न करते तो शायद मैं जीवन भर उस सुख से वंचित रहती। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। अनीस भौचक्का सा निशा को सुन रहा था। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि गौ सी दिखने वाली निशा के भीतर इतनी आग होगी। उधर निशा सोच रही थी कि क्या सच्चे पुरुष का 12 घंटों का साथ भी स्त्री को इतने आत्मविश्वास से भर देता है। कहाँ छिपी थी उसके भीतर की यह शक्ति? काश वह पति के पहले थप्पड़ के बाद ही जाग जाती। खैर, पहला ना सही, दूसरा थप्पड़ ही सही। अब उसे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वह कहाँ जाएगी, क्या करेगी। पढ़ी लिखी है, स्वस्थ है, विषय संस्कृत है तो क्या, आखिर वह भारत में रहती है। उसके अपने पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, पर निशा मौन रही। उसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं थी। जब भी वह एकांत में होती, उसके आसपास एक सुगंध बिखर जाती। उसके शरीर पर एक नेह भरा स्पर्श फिसलने लगता। कोई उसके कान में फुसफुसाता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। कभी कभी वह सोचती कि वह व्यक्ति कैसे उसके इतने करीब हो गया, जिसे बस एक रात देह के स्तर पर जाना था। हो सकता है कि वह अनीस से भी बुरा हो। आखिर वह भी उस रात अपनी पत्नी के साथ ही आया था। उसने भी अपनी पत्नी को दूसरे पुरुष के साथ जाने को विवश किया होगा। छी, ये सारे पुरुष एक से क्यों होते हैं? पर फिर उसे वह सुख याद आता, वह स्पर्श याद आता, जिसने उसे सारे बंधनों से आज़ाद कर दिया था। इतना आत्मीय स्पर्श जो देह से होकर मन आत्मा तक पहुंच गया। क्या किसी कामुक अय्यास व्यक्ति का हो सकता है? नहीं, उसमें जरूर कुछ ऐसा था जिससे शक्ति पाकर वह अनीस से मुक्त हो सकी। क्या वह उसका वही प्रेमी था जिसकी कल्पना वह बचपन से करती आई थी, या फिर वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं? क्या कभी वह फिर मिलेगा? क्या सामने आने पर दोनों एक दूसरे को पहचान लेंगे? निशा का मन उदास हो जाता और वह मन को बहलाने के लिए कहीं घूमने चली जाती। एक दिन वह सैकाल एक पार्क में बैठी अपनी सहेलियों का इंतजार कर रही थी। अचानक उसे आभास हुआ कि कोई देर से उसकी ओर देख रहा है। निशा को अपनी ओर देखता पाकर
वह उसकी तरफ बढ़ा। निशा को एक चिरपरिचित खुशबू अपनी तरफ आती दिखी। यह गंध, बिल्कुल वही गंध जो उस रात उसकी देह में ऐसी भीनी कि वह हजारों गंधों के बीच भी उसे पहचान सकती थी। वह एक सुदर्शन पुरुष था, ऊंचा भरा पूरा। वही है, वही बड़ी बड़ी बोलती आंखों वाला जो उस सुबह तेजी से उसकी गाड़ी के पास आकर मन की बात कह गया था। निशा सोचने लगी, क्या करूं, पहचानूं कि ना पहचानने का नाटक करूं? पर ये क्या, उसने तो पास आकर बड़े ही अधिकार भाव से उसका हाथ पकड़ चूम लिया था। मैं पवन, तुम कहाँ चली गई थी? फिर नहीं दिखी कभी। कितना भटका हूँ तुम्हारे लिए, एक पल भी चैन नहीं मिला। तो क्या इसलिए निशा भी बेचैन थी? पर वह ताने के साथ बोली, क्यों हर सप्ताह नई स्त्री नहीं मिली आपको? ताना मत दो, मैं वहाँ पहली बार गया था। गया नहीं, ले जाया गया था अपनी पत्नी के दबाव में, जो एक कर्नल की बेटी थी। अब वह मेरी पत्नी नहीं है। दूसरे ही दिन मैंने उसका साथ छोड़ दिया था। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूँ, पुराने संस्कारों वाला। पर वह नए ज़माने की थी। पुरुष बदलने का उसका शौक था। उसे उस दिन उसके दबाव में चला गया। पर तुमसे मिलने के बाद लगा कि तुम मेरे लिए बनी हो। मैं अपने आप को और ज़्यादा नहीं छल सकता था, इसलिए सबको पीछे छोड़ आगे बढ़ गया। और अब? निशा ने पूछा। अकेले जी रहा हूँ, इंजीनियर हूँ, काम भर का कमा लेता हूँ। वह हंसा तो निशा को लगा कि ढेर सारे पक्षी चहचहा उठे हैं। और मैं, निशा ने अपने बारे में बताने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी और धीरे धीरे उस पर मारते हुए कहा, सब जानता हूँ, बस आपका पता नहीं पा रहा था। इतने वर्षों में निशा ने अपनी देह को साथ लिया था, पर इस समय उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी। पवन की उंगली का स्पर्श जैसे सर्प विष की तरह उसकी देह में उतरने लगा था। उसकी देह ऐंठ रही थी, रोम रोम में विष फैल रहा था। निशा की इच्छा हो रही थी कि पवन अपने होठों से सारे विष को सोख ले। तो चले। पवन ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ? निशा चौंक पड़ी। अपने घर। और कहाँ? पवन बोला। निशा बिना कोई प्रश्न किए उसके साथ इस तरह चल पड़ी जैसे हमेशा से साथ चलती रही हो। शायद इस साथ के लिए किसी मोहर, किसी की ज़रूरत नहीं थी। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।